भारत के संविधान में अर्थात हमारे संविधान में भी जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। प्रीएम्बल्स में जैसे हम भारत के लोग और जैसे उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फंडामेंटल राइट्स हो सभी के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को प्राप्त है। डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व में, उसमें भी आर्टिकल 39, 42 सभी, जैसे कि महिलाओं के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल परफॉर्मेंस एंड उनकी मैटरनिटी लीव के लिए सब उसमें प्रावधान किया गया है। हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है। दोस्तों, आर्टिकल 325 और 326 में भी राइट टू वोट की बात की गई है। ऐसे कई प्रोविज़न हैं, शुरू से लेकर अंत तक जो है महिलाओं को देते हैं, मतलब सुरक्षा देते हैं और उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अब वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, नो योरसेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। दोस्तों, चाहे वो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह जेंडर पैरिटी की बात हो रही है। हमारा इन सब, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, डिफरेंट कैंपेन्स के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने की बात की जा रही है। क्या हकीकत में धरातल पे ऐसा हमें कुछ देखने को मिल रहा है? आइए हम कुछ हिंदू में छपे यूएन के रिपोर्ट की कुछ बात करते हैं। दोस्तों, 27 देश सिर्फ ऐसे हैं जहां पे महिलाएं का संचालन कर रही हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख के रूप में हैं। दोस्तों, अगर इस गति से पावरफुल पोजीशन पे पहुंचने के लिए महिलाएं पहुंचें तो कम से कम इस गति से 130 साल लगेंगे ऐसे पोजीशंस पे पहुंचने के लिए। दोस्तों, और अगर मैं बात करूं सिर्फ कैबिनेट में जहां पर इम्पोर्टेंट मुद्दों की बात होती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर या के रूप में सिर्फ 23.3 महिलाएं अपना योगदान दे पाती हैं। सिर्फ 23.3 लोगों को ही प्रतिशत लोगों को ही उस मिनिस्ट्री में जो है जगह मिलती है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे उनको कौन से मिनिस्ट्री मिलती है, उसमें ऐसे मिनिस्ट्री मिलते हैं जिसके थ्रू वो सिर्फ अपने कंट्री में ही काम कर सकती हैं। जैसे इस तरह की, चाहे वो सोशल वेलफेयर की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री की बात हो, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, ऐसे मंत्रालय उन लोगों को दिए जाते हैं। सोशल इंक्लूजन हो, ऐसे जो है बाल विकास, महिला मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय उनको दिए जाते हैं जो कि आप अपने इंडिया में भी देख ही सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मतलब पूरे विश्व में अभी सिर्फ 7 देश, मतलब 7 देश ऐसे हैं जहां पर 50% या इससे ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व, उसमें आप देखेंगे रवांडा है, निकारागुआ है और न्यूजीलैंड है, यूएई है। ऐसे 7 देश हैं जहां पर 50% या इससे ज़्यादा का प्रतिनिधित्व है। हमारी इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया की बात करते हैं तो उसमें अभी जो कि 2004 तक, जब से भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र अपनी सावरेन स्थिति को मजबूत करते हुए अभी तक 2004 तक सिर्फ जो है 5 से 10% महिलाओं का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में रहा है। 2014 में ये थोड़ा बढ़ा, 12% हुआ। अभी करंट के लोकसभा चुनाव में जो कि अभी हेल्ड हुआ वो, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 14% है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ अभी महिलाएं इतने आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक पार्टिसिपेशन इनका बहुत लो है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात करूं, हमारे संविधान में जो है प्रीएम्बल्स से लेकर के लास्ट तक जेंडर जस्टिस की बात की गई है। प्रीएम्बल्स में जैसे हम भारत के लोग के साथ शुरू होता है, अर्थात महिला पुरुष सभी, और उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसको सभी महिला पुरुष को प्रदत्त है। और मैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें भी आर्टिकल 39 एंड 42 वो महिलाओं के इक्वल पे फॉर इक्वल परफॉर्मेंस एंड उनकी मैटरनिटी लीव आदि उनके वर्क प्लेस पे उनको सुरक्षा देना, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है। हमारे संविधान के 325 और 326 में जो है राइट टू वोट की बात की गई है। दोस्तों, ऐसे हमारा संविधान उनको प्रमोट करता है, उनको आगे लाने की बात करता है। लेकिन
आज़ादी के लगभग 75-78 साल बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना हुआ है हम देखते हैं। जैसे कि अभी आज वर्तमान समय तक सिर्फ सबसे पावरफुल पदों पर कुछ चुनिंदा गिने चुनी महिलाओं का योगदान हो पाया है। जैसे अभी एक ही प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी जी बनी, और उसमें और 2 राष्ट्रपति, एक प्रतिभा पाटिल जी थी और एक अभी मुर्मू जी जो वर्तमान में हैं। और अभी तक वर्तमान समय तक सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ के देश की आबादी में सिर्फ 17 चीफ मिनिस्टर महिलाएं बन पाई हैं। उसमें से जैसे कि चाहे वो जयललिता हो, चाहे सुजाता कृपलानी हो, मायावती जी हो, शीला दीक्षित हो, या भी वर्तमान में जो जल्दी में बनी आतिशी जी, ऐसी महिलाएं ही सामने आ पाई। क्यों? हमारा संविधान आज़ादी के बाद से ही कह रहा है कि सबको इक्वलिटी है, सब राजनीति में आए, सबको सभी प्रकार का काम मिले। अभी जैसे मैं बात करूं कि कुछ देश जैसे न्यूजीलैंड हुआ, वो 1893 में यूनिवर्सल सफरेज की बात किया था। हमारा यूके जो है 1928 में, यूएस 1920 में, और हमारा भारत 1952 में जब वो पहला उसका जनरल इलेक्शन हो रहा था, तभी वो यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार की बात किया था। तब भी आज तक हमारे देश में कुछ, जो हमने अभी बताया, कुछ ही महिलाएं आगे आ पाई हैं। ऐसे क्यों नहीं आगे आ पा रही हैं, उसकी हम थोड़ी समस्याओं की बात करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है उनको मौके ना मिलना, उनको सामने न लाना, उनकी प्रतिभाओं को न देखना, और तो इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में उनको दोयम दर्जे का समझा जाता है। हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां हैं, इतनी स्टीरियोज हैं कि वो अपनी प्रतिभा का कुछ नहीं कर पाती हैं। जैसे कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलना, वर्क प्लेस पर उनके साथ यौन हिंसा की बात होना, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं। कोई महिला आगे आए तो कैसे आए, चाहे वो आप हमेशा से देखते आ रहे होंगे, उनके साथ वर्क प्लेस पे होता रहता है रेप आदि, जैसे कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का हुआ, निर्भया कांड हुआ, ऐसे तमाम कांड होते रहते हैं उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ। और उनको वित्त की कमी होती है और उनको जानकारी नहीं होती है कि ऐसा कुछ भी हो जिसके द्वारा हम कुछ कर सकते हैं। और ये जो हमारे उनके पार्टिसिपेशन में उनकी जो कल्चरल और सोसाइटल वैल्यूज़ जो हैं उनको थोपा जाता है कि आपको 4 दीवारी में रहना है, आपको खाना चूल्हा चौका करना है, आपके लिए राजनीति नहीं बनी है, राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। इस तरह की भ्रांतियाँ उनके साथ फैलाई जाती हैं, जिससे कि वो अपनी बात आगे नहीं कर पाती हैं। और इन सब चुनौतियों को झेलते हुए हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन बहुत ही लो और लीस्ट है। अगर मैं इसके समाधान की बात करूँ तो जो हमारी चुनौतियाँ हैं इसको हम समाधान के रूप में देखते हुए इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। चाहे वो शिक्षा को प्रमोट कर, शिक्षा का प्रमोशन किया जाए जिससे कि वो अवेयर्ड हो, उनको वित्त प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो राजनीति में आ सकती हैं, और उनको प्रॉपर जैसे एजुकेशन में प्रमोट किया जाता है, उनको प्रॉपर वो सिखाया जाए कि राजनीति में जाकर के ये फ़ायदा होगा, ऐसा कर सकते हैं आप, अपने समाज के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये पट्टियाँ उनको ना पढ़ाई जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन की बात थोड़ी बताई जाए। सिलेबस में उनको शुरुआत से ही जो है दिया जाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रमोशन मिले, जैसे कि उनको सरकार के द्वारा वित्त प्रोवाइड किया जाए जो है चुनाव लड़ने के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी की कैंडिडेट थी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, शायद वो हैदराबाद की थी, वो वित्त की कमी की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाई। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट आते हैं जो इन सब चुनौतियों के द्वारा वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि सरकार में बैलेंस अप्रोच हो, नीतियों का निर्माण प्रॉपर हो पाए। एक शब्द है जैसे कि स्वयं वेदना और संवेदना। कुछ भी हम करके संवेदना मतलब अपना सकते हैं, लेकिन स्वयं वेदना नहीं सीख सकते जब तक वो महिलाएं अपने डिपार्टमेंट या जो अपने उनसे जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आप समाज में देख रहे हैं हर जगह रेप आदि की चीज़ें हो रही हैं, तो अगर वो उनके लेवल से उनकी बातों को लेकर के बात किया जाएगा तो नीतियों का निर्माण बैलेंस होगा और जो है वो आगे बढ़ पाएंगी, अपनी बात उठा पाएंगी। और 140 करोड़ देशवासियों को संचालित करने के लिए बराबर प्रतिनिधित्व होना ही अनिवार्य है, और इससे कि हमारा देश, हमारा भविष्य उज्जवल होगा और सबका पार्टिसिपेशन होगा। जैसे कि हमेशा सबका साथ सबका विश्वास की बात की जाती है।
तो इस तरह से हमारे देश की सभी महिलाएं, चाहे वो NCW हो, रहेंगी। और जब इनका पार्टिसिपेशन होगा, जैसे अभी आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे कि चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे निर्मला जी हो, ऐसे और नेता उभर करके आए जिससे कि हमारे देश में नीतियों का निर्माण सुदृढ़ हो, दोनों पक्षों को लेकर के चले। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि जो थर्ड जेंडर की बात होती है उनको भी सम्मिलित किया जाए, उनका भी एक मंत्रालय हो, उनकी भी हित की बात हो, सभी के हित की बात हो। और मैं एक लाइन अच्छी याद आ रही है, सब बातों का सार एक लाइन में प्रस्तुत करना चाहूँ कि सिर्फ लैंगिक समानता की बात करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय संविधान।